नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं वीके स्टडी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेपाल में इस समय बहुत ही हिंसा फैली हुई है और ये जो हिंसा की शुरुआत हुई किस प्रकार से हुई है, क्या क्या इसके परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या इसमें मांग उठी है और ये जो हिंसा हुई है, ये जो सत्ता परिवर्तन की तरफ चल रही है, ये ऐसा क्या हुआ कि मतलब वहाँ पर लोग एकदम से भड़क उठे हैं। ऐसे क्या डिसीजन लिए गए, ऐसे क्या निर्णय लिए गए कि वहाँ पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा और गृह मंत्री तक, यहाँ तक कि जो प्रशासनिक भवन है उन सब पर अधिकार हो गया आम जनता द्वारा। तो ऐसे क्या कारण बने, ऐसे क्या रीजन बने कि एक आम व्यक्ति, मतलब एक आम व्यक्ति, एक रैपर उस दंगे का, उस परिवर्तन का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गया। तो आज हम इस वीडियो में उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो इस समय नेपाल में छाए हुए हैं। तो उन जो वे जो व्यक्ति हैं उनका जो नाम है, उनका नाम है, जैसे कि आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसी से शुरुआत करता हूँ मैं। आपको एक अच्छा सा चित्र दिख रहा होगा, यहाँ देखिए आप वीडियो में सामने। तो ये जो चित्र है ये है बालेन शाह का, ये चित्र आपको दिख रहा है बालेन शाह। तो यहाँ पर जैसे ही इसका आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ कि ये एक रैपर से और नेपाल की राजनीति का नया चेहरा बन गए हैं। यानी इसको ऐसे समझते हैं कि ये एक रैपर थे और रैपर से क्या है, आज के समय में ये नेपाल में उस दंगे का, उस परिवर्तन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और अगर ये आने वाले समय में वहाँ के प्रधानमंत्री भी बन जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक अदनासा या एक रैपर व्यक्ति उसने बड़े, मतलब इतने बड़े राजनीतिक परिवर्तन का चेहरा बन गया। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होगी और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हुए और कैसे वो व्यक्ति एक, मतलब परिवर्तन का अग्रदूत बन गया। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूँ मैं नेपाल में। तो हाल ही में क्या हो गया, सितंबर, अभी पिछले हफ्ते सितंबर 2025 में क्या हुआ, नेपाल में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वहाँ की सरकार थी, उसने क्या करा कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, उनको अकाउंट को मतलब बंद कर दिया गया। तो जो वहाँ का यूथ था, जिसे जेड बोलते हैं, जेन जेड बोलते हैं, उसने क्या करा, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अब उसका रीज़न क्या हुआ था, रीज़न ये हुआ था कि सरकार नहीं चाहती थी कि जो, मतलब जो युवा हैं वो सोशल मीडिया का सही से यूज कर पाएँ। हो सकता है कि कई सारे कारण रहे हों, लेकिन उनमें एक कारण ऐसा पता चल रहा है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ओली साहब, वे खुद 70 या 72 साल के हो रहे हैं, 72 शायद 77 साल के हो रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा रीजन पास करा कि वे ये चाह रहे थे कि मैं ही बस प्रधानमंत्री बना रहा हूँ, है जो, मतलब जो अभी साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर अपनी पार्टी में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। और एक जो उनकी मंशा थी, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि 30 से 35 वर्ष का कोई व्यक्ति जो उनकी राजनीतिक पार्टी में है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा राजनीति में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यह चाह रहे थे कि वो खुद ही प्रधानमंत्री बने रहें। तो उन्होंने क्या करा, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया। तो वहाँ के जो युवा हैं वो भड़क गए, वो सड़क पर आने स्टार्ट हो गए, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए। अब प्रदर्शन स्टार्ट हुए, हिंसा हुई, हिंसा में जो प्रशासनिक भवन है उन पर अटैक किया गया, सड़कों पर लूटमार हुई। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ नेपाल में हुई, ये इन सब का कारण है। अब इसमें एक व्यक्ति के कहने पर उस यूथ का जो नेतृत्व किसने कहा, मतलब नारा किसने दिया या बात किसने कही, तो वो आपको ये फोटो दिख रही है, कौन, मिस्टर बालेन शाह। इनके कहने पर ही जो यूथ है वो सड़कों पर उतरा, उसने ही इस आंदोलन का जो नेतृत्व करा है वो बालेन शाह ने करा है। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे ये रैपर से और राजनीतिक परिवर्तन के दूत बने। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों। जैसे कि आपने लिखा होगा, आप देखिए बीबीसी द्वारा लिखा गया कि नेपाल के इस आंदोलन से क्या नया नेतृत्व पैदा होगा, ओली आखिर करना क्या चाहते हैं। सेकंड है, अमर उजाला ने दिया कि नेपाल प्रोटेस्ट, कौन है बालेन शाह, रैपर से बने मेयर और अब आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे। नेक्स्ट है, फिर बीबीसी ने दिया नेपाल में आर्मी की भूमिका पर वहीं के लोग क्यों उठा रहे हैं सवाल। नवभारत टाइम्स ने दिया कि ओली के बाद नेपाल को मिलेगा जैन जैड प्रधानमंत्री, उठी मांग, 17 साल में 14 सरकारें देख चुके हैं, यानी 17 वर्ष में 14 सरकारें चेंज हो चुकी हैं नेपाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है,
अब एक यहाँ पर मतलब यक्स पर्सन मान सकते हैं कि आता है कि अगर बालन साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या भारत को, भारत के परिप्रेक्ष्य में वो नुकसानदायक होगा या लाभदायक होगा, इस पे भी देखते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग देखिए, तो ये कहते हैं कि रैपर मेयर एंड नाउ नेपाल्स नेक्स्ट पीएम, राइट। अब देखिए, मीट बलेंद्र शाह स्टडी इन कर्नाटका बैंड इंडियन फिल्म इन काठमांडू। तो इससे क्या समझ में आ रहा कि जब वो मेयर बने थे काठमांडू के, तो उन्होंने कर्नाटक में स्टडी करी थी और वे उन्होंने क्या करा था, फिल्मों को, जो भारतीय फिल्में हैं उन्हें काठमांडू में बैन कर दिया था। तो उनकी मतलब थोड़ी सी मानसिकता हो सकती है, लेकिन वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देख लेते हैं प्रमुख बिंदु। अब बात कर लेते हैं असली मुद्दे की। तो अब इसमें राजनीति में अप्रत्याशित एंट्री। अब हम बालन शाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी देखते हैं कि राजनीति में एंट्री कैसे हुई उनकी। तो मई 2024 में वो चुनाव लड़े। स्थानीय चुनावों में बालन शाह ने नेपाल की पारंपरिक पार्टियों को पछाड़ते हुए, अरे एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक और जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ कि वो निर्दलीय लड़े थे, ना कि किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिला था। हमारे यहाँ बात है कि उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला था, वो निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे। तो 2022 में लड़े और स्थानीय चुनाव का जैसे हमारे यहाँ मेयर के होते हैं, तो मेयर चुनाव में लड़े और उन्होंने जो पारंपरिक पार्टियां थी नेपाल की, उनको या उनके कैंडिडेट को पछाड़ते हुए महानगर पालिका के मेयर पद पर जीत दर्ज करी थी। तो उन्होंने क्या, नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सर्जना सिंह को 61,767 वोटों से हराया था। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी थी वहाँ पर, नेपाली कांग्रेस पार्टी, उसकी उम्मीदवार थी सर्जना सिंह। उनको वोटों से, मतलब उनको लगभग 61,767 वोटों से हराकर वो एक मतलब अपनी जीत निश्चित करी थी उन्होंने। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जब और फिर वो क्या, मैंने बताया कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वे चुनाव जीतकर नेपाल की राजनीति के लिए में एक वो पहला ऐतिहासिक कदम बना, राइट। तो ये अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि वे राजनीतिक में कैसे उनकी एंट्री हुई। वे एक रैपर थे, रैपर से फिर उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा 2022 में। वहाँ पर उन्होंने जो पारंपरिक पार्टी थे उसके उम्मीदवार को हराया, हराने के बाद वे क्या बने, मेयर बन गए। तो यहाँ से उनकी एंट्री होती है राजनीति में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब रैपर से राजनेता तक की उनकी जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई। तो यहाँ देखते हैं कि बालन शाह युवाओं के बीच पहले से ही लोकप्रिय थे। अब देखिए लोकप्रिय कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ इंडिया में ले लेते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े रैपर हैं, जैसे हनी सिंह हो गया या बादशाह हो गया, तो वे उनकी एक लोकप्रियता बनी होती है। या ऐसा मान के चलिए कि हनी सिंह घोषणा कर दे कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो ऑलरेडी वो युवाओं में लोकप्रिय हैं। और कुछ ऐसी घटना हो जाए कि वो मतलब कुछ ऐसी घटना हो जाए और उसका नेतृत्व करने लगे, तो वो लोगों में तो पहले से लोकप्रिय है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आने की ना। इसी तरह से इनकी एंट्री हुई बालन शाह की एक रैपर के रूप में, और रैपर के रूप में तो युवाओं में तो ऑलरेडी वो पहले से ही लोकप्रिय थे। तो उनके रैप और गानों में नेपाल के सामाजिक, यानी उनके जो रैपर थे, रैप जो गाते थे वो रैप, उसमें सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर सीधी चोट होती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वे रैपर गाते थे उनमें नेपाल की सामाजिक और राजनीतिक जो कुंठाएं थी, जो वहाँ की विचारधारा थी, उस पर सीधी चोट करते थे। ठीक, इसलिए वे वहाँ के युवाओं में लोकप्रिय भी थे। तो क्या थे उनके वे, देखो, आम नेपाली बूबा, पुलिस, पत्रकार, नेपाल हासेको जैसे गाने युवाओं में काफ़ी मशहूर हुए। तो उनके जो गाने थे, आम नेपाली बूबा, पुलिस, पत्रकार, नेपाल हासेको जैसे गाने युवाओं में काफ़ी प्रचलित हुए। इसके बाद ये सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, और हमारे यहाँ कर्नाटक में भी ये पढ़ाई कर चुके हैं। तो ये एक इंजीनियर है, ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं आगे। अब देखते हैं व्यक्तिगत जीवन। भाई अगर इतने बड़े ओहदे पे, तो उनका व्यक्तिगत जीवन और उसकी पृष्ठभूमि भी समझ लेते हैं। तो इनका जन्म 1990 में हुआ था गैर गांव, ये पड़ता है काठमांडू में, राइट। और एक ध्यान रखना कि आगामी परीक्षा जो भी होने वाली है, या जो वनडे एग्जाम है, या मतलब जो भी परीक्षा होगी, उसमें इन पे फोकस रहेगा बिल्कुल। क्योंकि एक तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है ऑलरेडी, तो पड़ोसी देश में अगर कोई संभावना या कोई घटनाक्रम होता है तो वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। चलिए आगे। पिता का नाम
राम नारायण शाह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, यानी जो इनके पिता थे वे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। माता ध्रुवदेव शाह और पत्नी इनकी सबीना काफले, ये पब्लिक हेल्थ के वर्कर हैं। एजुकेशन, व्हाइट हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काठमांडू से इंजीनियरिंग यानी इंजीनियर हैं, राइट। और कर्नाटक, याद रखना, कर्नाटक के विश्ववरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स यानी पीजी किया। तो कहाँ से? कर्नाटक। हमारे यहाँ के बेंगलोर में कर्नाटक पड़ता है, वहाँ इंस्टीट्यूट है, उससे इन्होंने क्या करा, मास्टर्स किया। किस में? इंजीनियर, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया। अब देख लेते हैं बालेन और युवाओं की राजनीति। अब देखते हैं, अब जो मुद्दा चल रहा था वहाँ पर आते हैं, इनकी एंट्री होती है। तो वहाँ पर एंट्री होने के बाद बालेन नापेल की जैन जेड आंदोलन के साथ खड़े नजर आए। अब उन्हें एक माहौल दिखा कि भाई लोग जो सोशल मीडिया बैन कर दिया है, जो जैन जेड हैं वे सड़कों पर उतरे हैं, तो वो उनका नेतृत्व करने के लिए सड़कों पर उनके साथ आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, हालांकि उन्होंने सीधे सड़कों पर उतरकर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वे मतलब राजी नहीं हुए थे, यानी सहमत नहीं हुए थे, फिर भी वे उन्होंने क्या करा, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए और सत्ता विरोधी छवि ने उन्हें जनता से जोड़ दिया। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे वे सोशल मीडिया के थ्रू जनता से जुड़ रहे थे, तो जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने उसका विरोध किया, तो जो इस व्यक्ति का विरोध होता है वो जनता की नज़र में ऑटोमेटिक ही हीरो बन जाता है। ये नियम है, ये एक पारंपरिक नहीं, एक प्राकृतिक नियम है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे बढ़ रहा है और विपक्ष द्वारा उसका विरोध होता है, तो वो ऑटोमेटिक जनता की नज़रों में हीरो बन जाता है। बहुत एग्जाम्पल देख लेना आप, इतिहास में बड़े भरे पड़े हैं ऐसे एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखते हैं मधेसी पहचान और विवाद। अब उनकी मधेसी पहचान देख लेते हैं। तो कुछ लोग बालेन को मधेसी पहचान से जोड़ते हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उन्होंने कभी मधेसी मुद्दे हैं उनको सामने नहीं रखा। कुछ कहते हैं कि मधेसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मधेसी मुद्दों को उन्होंने कभी सामने ही नहीं रखा, तो फिर बात ही नहीं बनती। लेकिन आलोचक कहते हैं इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता पहाड़ी एरिया में और शहरी समाज में, यानी नेपाल के पहाड़ी एरिया में और शहरी समाज में उनकी लोकप्रियता इसके बावजूद भी बढ़ती चली गई, राइट। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं बालेन की राजनीतिक शैली, यानी उनकी जो राजनीतिक शैली बनी वो कैसी बनी, जो राजनीतिक शैली है वो किस तरफ चली है, तो उस पर बात कर लेते हैं। बालेन अपनी बोल्ड और आक्रामक, यानी एक प्रकार से बोल्ड और आक्रामक नीति उन्होंने अपनाई, एक पहचान बनी हुई, तो उन्होंने आक्रामक नीति बनाई। जो राजनीति में उनकी जो पहचान बनी वो बनी आक्रामक नेता के रूप में, राइट। तो आगे देखते हैं। आक्रामक नेता के और भाषा के लिए मशहूर, रैपर गाते थे, भाषा सीधी सी बात है, ठीक ठाक होगी, भाषा अच्छी होगी, भाषा पे पकड़ ठीक ठाक होगी, गाने गाए, और गाने भी ऐसे जो समाज और राजनीति पर सीधे सीधे वार करते हों। तो उन्होंने फिर देखो, सत्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ वे सीधे बोलते हैं, कभी कभी ऐसे बयान भी देते हैं जो पारंपरिक नेताओं से मेल नहीं खाते, यानी उम्मीद नहीं की जाती, मतलब कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं जो पारंपरिक नेता नहीं देते, तो उनसे भी बिल्कुल अलग हो गए। तो लोगों की नज़र में फिर वे एक क्या हीरो की नज़र में, एक मतलब नेता के रूप में नज़र आने लगे। उनका मैनिफेस्टो क्या था? डिजिटल गवर्नेंस, यानी मैनिफेस्टो उन्होंने क्या बताया कि डिजिटल गवर्नेंस हो, आइडिया बैंक हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर। मतलब आप कह सकते हैं कि जनता के उन मुद्दों पर उन्होंने आवाज़ उठाई जिनकी अधिकतर नेता किसी भी देश में बात नहीं करते। बुनियादी ढांचे पर उन्होंने फोकस करा, एजुकेशन पर फोकस करा, हेल्थ पे फोकस करा, डिजिटल गवर्नेंस पे फोकस करा। तो ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए जो वहाँ नज़रों से काफ़ी दूर नज़र आ रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय से तुलना। अब बहुत सारे घटनाक्रम मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। बेस्ट एग्जांपल है जैसे यूक्रेन के प्रधानमंत्री है जेलेंस्की, उन्हें एक मतलब हास्य कलाकार बताया जाता है कि एक हास्य कलाकार प्रधानमंत्री बन गया, है ना। लेकिन वो हास्य कलाकार इतने ताकतवर देश को, इतना मतलब ताकतवर देश है उसे टक्कर दे रहा, अब तक टक्कर दे रहा है ना। तो इनकी तुलना जो बालेन शाह है, इनकी तुलना बालेन शाह के उभार की तुलना यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से करते हैं, जो कि कॉमेडियन से नेता बने। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम कहने लगे कि कपिल शर्मा एक कॉमेडियन है और वो नेता बन जाए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई एक हास्य कलाकार एक नेता बन गया, है ना। जैसे इंडियन मूवी में एक डायलॉग है ना कि देखते ही देखते चकला बेलन चलाने वाला
देश चलाने वाला बन जाता है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अब जेलेंस्की से तुलना करी जा रही, तो दोनों ही मामलों में पॉपुलिस्ट नेतृत्व बिना मजबूत संगठन और वैचारिक आधार के उभरता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि बालेंसाह की तुलना किससे की जा रही है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से। और वो क्या थे? एक हास्य कलाकार थे, तो वो भी हास्य कलाकार से राष्ट्रपति बने। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भविष्य की संभावनाएं क्या दर्शाई जा रही है। बालेंसाह फिलहाल संसद भंग करने के और नई राजनीतिक संरचना की बात कर रहे हैं। अभी जो संभावनाएं तलाश है वे कह रहे हैं कि भाई संसद को भंग किया जाए और नई राजनीतिक संरचना बनाई जाए। युवाओं में उनकी छवि परिवर्तन लाने वाले नेता की बन गई है। जो उनकी छवि बनी है वो परिवर्तन लाने वाले नेता की बन गई है। हालांकि आलोचक मानते हैं, जो उनके आलोचक हैं, कि उनके काम का असर अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जो उनके आलोचक है वे कह रहे हैं कि भाई उनका जो अभी काम है वो धरातल रूप पे दिख नहीं रहा। बेशक सोशल मीडिया पे या जो जैन जेड लोग हैं उनमें, युवाओं में दिख रहा हो, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। और उनकी जो विचारधारा है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट या साफ नहीं है। उनके आलोचक, भाई आलोचक तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अब वो चेहरा तो बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हम बात करते हैं इनकी बालेंसाह की, तो अगर ये आने वाले समय में नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और होना भी चाहिए कि युवा परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि देश में एक नई संचार क्रांति का उद्भव हो, नई डिजिटल क्रांति आए। एजुकेशन जिसके मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, हो सकता है उस पर वो अच्छे से कार्य करें। तो संभावना तो यही जताई जा रही है कि भाई आने वाले समय में ये नेपाल के प्रधानमंत्री हो सकते हैं या बन सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करा, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। तो पड़ोस में अगर कुछ घटनाएं होंगी तो सीधी सी बात है प्रभाव तो थोड़ा बहुत हम पर भी पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आगे होता है, और मैं अगली क्लास में मिलूंगा एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से मुद्दे के साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, स्टॉप करो, स्टॉप।